एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वज्रमाणं तीर्थं धम्मस्य तत्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित्रतव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा हरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसि तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंप्रयामि सम्मं जतोणे बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमाणु ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 88 पृष्ठ 157। जो मोह राग दोषे प्रियणदिवलभ जोणमोवदेशं सो सव्व दुःख मोक्षं पावति अचिरेण कालेन। एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। कई लोग कई बार पूछते हैं कि जैन शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है अपने शास्त्रों में। तो यही गाथा है जो जोर्ण या जीर्णक है, ये जैन शब्द है। मूल जैन माने जिन का, समझ गए। ये कई लोग पूछते रहते हैं हर समय, हमें गाथा नंबर याद नहीं रहते ना, हम ये सब रटते नहीं बैठते, हम विषय पे चिंतन करते हैं, विषय की गहराई हमें पता होती है। ये सब रेफरेंस, ये रटंत विद्या का काम मेरे पास ज़्यादा नहीं। चलिए अर्थ करके फिर इसमें जो थोड़ी सी चर्चा बाकी है वो पूरी करेंगे। जो जीव जोर्णम उपदेशम उपलब्ध, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को प्राप्त करके मोह राग दोषेण दी, मोह राग और द्वेष का हनन करता है, समाप्त करता है, सो वह जीव अचिरेण कालेण शीघ्र ही सब दुख मोक्षम पावति, सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा कि आज की चर्चा का विषय क्या है। ठीक है, अचिरेण कालेण। अब कई बार ट्रेन अपने समय से 2 मिनट 5 मिनट लेट हो तो भी लेट कहलाता है कि नहीं, और समय से पहले आ जाए तो बिफोर कहलाते। वस्तु स्वरूप में कोई बिफोर या लेट का प्रावधान है नहीं। जब सभी क्रमबद्ध हैं तो उसमें कोई जल्दी या देर से ऐसा कहने का प्रावधान है क्या, गुंजाइश है? नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी ही, अब वो जल्दी ही, पहले तो ये कहना, ये कभी भी समय से पहले का वाची नहीं। कहने में तो आएगा, हाँ साहब कब होगा, आपका काम जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दी का मतलब समय से पहले नहीं। एक तो ये भ्रम निकाल के चले कि इसका जल्दी का मतलब है समय से पहले, तुम चिकन लड़ाओ, कुछ कोशिश करो तो पहले, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खैर अलग बात हुई, क्रमबद्ध के संबंध में हुई। पर जो हम लोग कहते हैं अचिरेण काले, ये चिरकाल माने बहुत अधिक समय, बहुत अधिक विलंब, और अचिरेण कालेण माने जिसमें ज़्यादा विलंब नहीं, यही अर्थ लेते हैं। अब तो पूरी हो गई गाथा।
चिर का मतलब क्या? कभी कभी 2 मिनट भी बहुत लंबे लगते हैं और कभी कभी 2 घंटे 2 दिन भी बहुत छोटे लगते हैं। जहाँ हमें इष्टापत्ति हो, जो वे चीज जो कार्य इष्ट लगता हो, उसका संयोग हमें लंबा काल हो तो भी छोटा ही लगता है, और जो अरुचिकर हो, अप्रिय हो, अनिष्ट हो, वो 2 मिनट भी सेकंड भी भारी लगते। तो हमें ये बताओ फिर ये चिर और अचिर का मतलब क्या? वस्तु स्वरूप में तो कोई चिर अचिर होता नहीं, ना कोई लेट होता है, ना कोई बिफोर होता है, ना कोई जल्दी होता है, ना कोई देर से। जब वस्तु को ये शब्दावली स्वीकार नहीं है तो कुंद ने ये शब्दावली का प्रयोग ही क्यों किया? जब हमारे समुद्राचार्य कहते हैं यदि दम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के भयम, कोई चीज जो वस्तु व्यवस्था को स्वीकार है, पसंद है, तो उसमें नाक घुसाने वाले हम होते कौन? चुपचाप मानो। तो जब वस्तु को ही क्रमबद्ध स्वीकार है तो ये जल्दी और देर की भाषा करने वाले हम होते कौन? क्या मतलब है इसका? ये तो सीधे सीधे क्रमबद्ध के विरोध में। ऐसा लगता है, यानी ऐसा मोटे मोटे तौर पे जब हम अर्थ करते हैं शब्द का तो ऐसा लगता है। इसीलिए यद्यपि इस गाथा पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी थी, करते रहो तो कितनी करते रहो, तो भाव प्रधान चीजें हैं, लेकिन मैं जो रुका हूं मात्र इसके लिए रुका कि अचिर का मतलब क्या है, क्या चिर है और क्या अचिर है। देखो, जब हित नहीं होता हो तो सब कुछ चिर है। दिल्ली दूरी है भाई साहब, कोई फरीदाबाद में रहता हो, फरीदाबाद में ही सुबह, फरीदाबाद में ही शाम हो, तो दिल्ली बॉर्डर तो है, लेकिन दिल्ली दूर है। कब गया? तो गया ही नहीं। कोई चिड़िया का बच्चा वहीं पैदा हुआ, वहीं 4 खेत में दाना खा के आके वहीं पेड़ पे रह जाता, जिंदगी बीत गई। बताओ दिल्ली कितनी दूर है? बहुत दूर। कौन गए? चींटी जो वहां फरीदाबाद में पैदा हुई वो दिल्ली तक चल के आई नहीं। कितनी दूर है दिल्ली? बहुत दूर है। समझ में? और कई लोगों को जिनका रिहायश फरीदाबाद में और वर्क प्लेस दिल्ली में, कितनी दूर? अभी पहुंचते, रोज ही आते नहीं, रोज आते नहीं, निकल अभी पहुंचते बस। मैंने कहने का मतलब क्या, अभी मैं असली बात तक तो पहुंचा नहीं। मैं आपको इसके बारे में जो जो भ्रम होते हैं उनका निवारण कर रहा हूं। असली बात तो अभी आगे आएगी। समय कहाँ लगता है? इष्टापत्ति में समय हमेशा कम लगता है, अनिष्टापत्ति में समय हमेशा ज्यादा लगता है। एक सिंपल सी परिभाषा। तो यहां शब्द दुख मोक्ष ये इष्टापत्ति है या अनिष्टापत्ति? इष्टापत्ति चाहिए भाई। सभी दुखों में छुटकारा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और यदि सबको चाहिए और करो एफर्ट। समझ गए? शांत मन से सोचिए, ये हड़बड़ी का मैटर नहीं है। बहुत शांत मन से सोचिए कि आचार्य ने यहाँ अचिरेण क्यों कह दिया, काल की बात क्यों लाई। सो सब दुख मोक्षम पावती, वो सभी दुखों से छुटकारा पाता है। सिद्धांत भी रह जाता है। ये अचिरेण कालेण ने ही सारी बात को बदला था, जो अपनी चर्चा में आई थी। जब राग द्वेष मोह का हनन कर देगा, जो कैवल्य लाभ हो जाएगा, तो उसी समय सभी दुखों से छुटकारा है, सिद्धांत हो जाता। इस अचिरेण कालेण शब्द ने ही तो सिद्धांत नहीं बनने दिया, उसे किसी व्यक्ति विशेष की बात बना दी, कुंद कुंद की बात बना दिया। तो फिर अब क्लियर करोगे आप, कुंद कुंद महाराज आप ही बताओ कि अचिरेण कालेण का चक्कर क्या है। किसे कहते हैं चिरकाल, किसे कहते हैं अचिरकाल,
ये क्रमबद्ध का समर्थक है क्या विरोधी है? ये बात आई क्यों? करना चाहिए प्रश्न तो कर। देखो ऐसा है, जितने चाहे महान आचार्य हो, हम प्रश्न उन पर शंका करने के लिए नहीं करते हैं, अपनी भ्रम के निवारण के लिए करते हैं। प्रश्न अपने अज्ञान और भ्रम के निवारण के लिए किया जाता है, दूसरे के चरित्र पर आशंका करने के लिए नहीं किया जाता। इसलिए प्रश्न करने में किसी को टेंशन नहीं करना चाहिए। करो प्रश्न, आपको कम समझ में आई बात तो प्रश्न करोगे, और आप जानना चाहते ही, जो जानना चाहता है तो प्रश्न नहीं करेगा, और जिसने समझने की कोशिश ही नहीं की तो वो प्रश्न नहीं करेगा। जिससे वो चीज चाहिए, समझ नहीं है, तो वो प्रयास करेगा। यदि जितना क्लियर हो गया तो प्रश्न नहीं करेगा, और नहीं होगा तो प्रश्न करेगा। तो प्रश्न करना कोई अपराध नहीं है। कुंद से भी प्रश्न कर सकते हो आप कि महाराज आप बताओ, आपने अचिरण कालीण क्यों किया? क्या पहले आपको चिरकाल लगता था? नहीं लगता होता तो यहां से वहां तक गए काय? वो जो चिरक तो था, अब बड़ा भव काम, अगला भाव चाहिए। कहां अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जाने वाले, और कहां हजार हजार साल तपस्या करने वाले, उनमें कोई चिर और अचिर था? 1000 साल की तपस्या ऋषभदेव बेचारे करते रहे। अब आप बेचारे और बोलते, लोग ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते कि बेचारे ऋषभदेव 1000 साल तक तप करते रहे, चक्रवर्ती भरत की मौज थी, अंतर्मुहूर्त सब निपटा के चले गए। तो आपको जल्दीबाजी बहुत अच्छी लगती है, और लेट होना, समय लगना कष्टकर लगता है। ये इससे लगता है कि नहीं लगता है? ऐसी चर्चा हम करते हैं कि नहीं करते? इसका मतलब हम स्वयं क्रमबद्ध के विरोधी हैं। जो कार्य जब जिस रूप में जैसा घटित होना है होगा, उसमें इस तरह की आकुलता या राग द्वेष करना, ये अपने आप में क्रमबद्ध का स्पष्ट विरोध है। मैं बड़े साफ शब्दों बोल रहा हूं, बिना लाग लपेटे। ये क्रमबद्ध का स्पष्ट विरोध है। समझ गए? तो ये हमारी समझ में अंतर है। न भरत को उसमें हर्ष था कि मैंने चुटकियों में निपटा लिए, और न ऋषभदेव को खेद था कि मुझे 1000 साल लग गए। वो एक अंतर्मुहूर्त करने में उसने कोई हड़बड़ी नहीं की थी, स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए थे। परिस्थिति ही वो थी, कर्म निर्जरित हो चुके थे, लगभग कुछ बचा ही नहीं था रोकने वाला। हो गई। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं, थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा। कोई व्यक्ति दर्शन करते, पूजा करते, या कुछ अपना स्वाध्याय करते, या कुछ अच्छा काम करते करते, या बात करते करते अचानक चला जाए, देह पूरी हो जाए, आयु कर्म पूरा हो जाए। क्या साहब गजब की संगति, किसी से सेवा नहीं करवाई, कितना अच्छा काम करते करते और देह छूट गई। बहुत अच्छा, ठीक है। और किसी को कदाचित कोई पूर्वासाता कर्म के उदय से देह में वेदना, विकृति ये बहुत हुई। भाई लोगों ने भक्ति भाव से सेवा किया, मजबूरी में की, कैसे ही की, लेकिन सेवा हुई। हो सकता है वो भी कहे तो भैया यार बहुत दर्द हो रहा, थोड़ा उठ ही नहीं पा रहा, थोड़ा पानी दे, वो भी कह सकता है। ऐसा नहीं है कि संसार अवस्था में कुछ होता ही नहीं, समझ गए ना? तो सेवा करवाई भी कह सकते हैं। इन सब बातों, इन घटनाओं, संयोगों के आधार पे कितना भला और बुरा का निर्णय कर सकते हैं। स्थूल रूप में कहा जाता है, मैं मानता हूं, और ऐसा भी कहा जाता है हमारे यहाँ कि अंत समय के परिणाम, परिस्थितियां आपकी आगामी गति को बताती हैं, लेकिन इसे नियामक मत मान लें।
क्योंकि जो इस समय कर्म उदय में आना थे, जिसका उदय चल रहा था, और आपको गतिबंध कौन सा हुआ, ये दोनों चीजें एक ही। आप राष्ट्रपति भवन में सम्मान लेने जा रहे, 2 घंटे बाद प्रोग्राम है, सम्मान समारोह होगा, राष्ट्रपति स्वयं आपको सम्मानित करेंगे, हो गई बात। अब एक नया पक्ष, आप जिस गाड़ी में गए टैक्सी में, रास्ते में खराब हो गई, खराब भी ऐसी जगह, कोई दूसरी टैक्सी नहीं मिल रही, उधर टाइम हुआ जा रहा टैक्सी में, भाई साहब कर रहा हूं ठीक, देखते हैं अभी हो जाए, अभी टायर बदलता हूं, पंचर हो गया। अब आप उससे झिकझिक कर रहे, अरे भाई जल्दी कर, अरे भाई साहब तुमसे बहस मत करो, मैं करने दो मुझे। अब जो कुछ भी हो रहा, ये प्रशस्त है या अप्रशस्त? जो उस समय के उदय की दृष्टि से देखे तो असाता का ही उदय है कि नहीं, विपरीत उदय है कि नहीं? नहीं तो काहे को, जब आप 2 घंटे पहले चल दिए और घंटे भर का रास्ता था, काहे को गाड़ी पंचर होती, काहे को इतनी देर लगती, ऐसी जगह क्यों होती कि आप दूसरी नहीं ले सके? समझ गया? कहीं चल के नहीं जा सकते, कई ऐसे संयोग हो जाते हैं। तो ये सब प्रतिकूल है। तो उस समय आपके कर्म का उदय प्रतिकूल था, और घंटे भर बाद जो ही आप राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे, और आपका ऐसा अनुकूल था कि टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा, चारों ओर जय जयकार हो रही, भाई साहब अरे वाह इतना बड़ा राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अब 2 चीजों का अंतर बता दो मुझे, क्या पहले जो गाड़ी खराब हुई वो आपके आगामी अशुभ कर्म के उदय का प्रतीक है, क्या वर्तमान अशुभ कर्म के उदय का प्रतीक है? भाई अभी आपको टेंशनबाजी, संकलेशबाजी होना था, अब आपने की, ये आपकी गलती हो सकती है, बाकी परिस्थितियां तो वही थी। और घंटे भर बाद आपके चारों ओर क्लैपिंग होना थी, वो उदय था। तो 2 कर्म का उदय भिन्न भिन्न अपने अपने स्वकाल में हो रहा है, इसको आप एक दूसरे का कारण कार्य बनाते हो, मानते हो, ये आपकी बुद्धिमानी है क्या? मुकेश जी बड़ा गंभीर प्रश्न कर रहा हूं, सामान्य प्रश्न नहीं है। हम प्रायः 2 तरह के भावों या 2 तरह के कार्यों को कारण कार्य मानते हैं, जबकि प्रति समय की परिणति स्वतंत्र है। शेर को हिरण को फाड़ के खाने का भाव और क्रिया, वह आगामी भाव में तीर्थंकरत्व की शुरुआत, ये कारण कार्य थे क्या? तो फिर हर किसी को जिसको सम्यक दर्शन लेना हो पहले ये काम करो। सही बात है, सिद्धांत जो है। मतलब, और यदि उसका भले का कारण नहीं है तो बुरे का कारण कहां से हो? वो उस समय की परिणति थी और वो अगले समय की परिणति थी। यदि 2 परिणतियां स्वतंत्र नहीं हो, उनको परिपूर्ण स्वतंत्र नहीं मानते हो आप, तभी आपको जल्दी या देर की आकुलता होती है। मुझे ये बताओ, समझे? और यदि प्रति समय की परिणति स्वतंत्र है, ये ज्ञान में है। देखो आज बाबूजी की चर्चा में एक तो जो संपादन कर रहा था उसमें एक अच्छा प्रश्न साहब, ये अज्ञान क्या है और अज्ञान को बंध का कारण क्यों नहीं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 बंध के कारण अज्ञान बंध का कारण। खरेखर वो कहते हैं अज्ञान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। सही बात। कोई ज्ञान का काम जानना। अब जैसे मान लो आपने वो कहीं कहीं खेलों में होते ना, सर्कस वगैरह में, कि वो शीशे लगा देते विपरीत पॉलिश वाले, तो कहीं आप ऐसे लंबे दिखते, कहीं इतने मोटे दिखते, कहीं कुछ दिखते कि नहीं दिखते। तो उसमें आपकी जो आंख देख रही है वो आंख खराब हुई है कि दर्पण की पॉलिश ऐसी? नहीं, इस शीशे के सामने मेरी आंख ऐसी हो गई कि मैं इतना लंबा दिख रहा था बांस जैसे, तो ये खराबी आंख की नहीं।
और अगले में मैं यूं हाथी जैसा मोटा हो गया, तो ये भी खराबी आंख की। ज्ञान का काम जानना है भाई, उसमें मोह राग द्वेष करना ज्ञान का काम नहीं है। और क्षयोपशम की अवस्था में यदि सही जाना या गलत जाना ये भी ज्ञान का अपराध नहीं है, वो तो मिथ्यात्व के कारण मिथ्या कहलाता है। ज्ञान तो ज्ञान। समझे ना, वो ज्ञान को अज्ञान कहा मात्र इसलिए कि वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं जान पाए, आपको इनपुट सही नहीं मिला, सूचना सही नहीं मिली, इसलिए अज्ञान। ये इस इतने के कारण अज्ञान है, लेकिन वो बंध का कारण नहीं। समझ गए? तो आपको जो वर्तमान में भाव हो रहे वो अज्ञान है या मोह है? मोह। वो चारित्र संबंधी है, जिसकी चर्चा अपन ने इतनी की। कुंद कुंद जैसे आचार्य जब अपूर्ण भव कामणों की बात करते हैं तो वो चारित्र संबंधी मोह है। ये वो संजन लोभ कसाय है जिसका स्वरूप ये कहा गया कि मैं इसी भाव से मोक्ष जाऊं, शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष हो। ये मोह की निशानी है, लेकिन दर्शन मोह की नहीं, चारित्र संबंधी मोह की। वो प्रकरण इतना गजब का चल गया है पवन जी, आज तक मैंने किसी के मुंह से चारित्र के मोह पक्ष को अलग से सुना ही नहीं था। हो सकता है मैं नहीं सुन पाऊं, बोला वो किसी ने। हम सबको कोई नेगेटिव सर्टिफिकेट देने के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, बस इतना क्या, ठीक है। लेकिन उस चर्चा में बहुत ये वो वहीं से जुड़ रहा है। तो ये जो अचिरेण कालेण जो कुंद कुंद के लिए इसका मतलब दीक्षा ली थी, उस समय से था कि मैं तो जल्दी से जल्दी मोक्ष जाऊंगा। अब पुनः क्योंकि पक्का पता था कि यदि इस भाव से नहीं कर पाए तो जो महाव्रत जैसी उत्कृष्ट स्थिति है परिणामों की, वो गिर के अविरत में पहुंचना। यहां दिल्ली में लू चल रही और लेह में, तो आप यहां से उड़ के लेह जा रहे हैं तो क्या होगा भाई साहब, जरा बताना क्या होगा? यही स्थिति रहेगी, हाफ शर्ट में जाना, बरमूडा में जाना, ऐसे ही घूमना। अरे साहब, यहां आपको कल्पना भी होती है कि गर्म कपड़े चाहिए, मफलर चाहिए, दस्ताने चाहिए, कोट चाहिए, ब्लेजर चाहिए, विंड चीटर चाहिए। इन शब्दों को गर्मी में कभी यहां सोचते भी हो आप? और वहां की इसी गर्मी के दिनों में वहां की ये सहजता है, क्योंकि वहां की सर्दियों में तो आप जा ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। 18-18, 20-20 फीट बर्फ मिलेगी जहां अभी कुछ भी नहीं होगा। वो फ्लाइट लैंड ही नहीं कर पाई। जब बर्फ हटे और आसपास उसके पंखुड़ी नहीं टकराती हो तो लैंड कर। अकेले रनवे को साफ करने से लैंड नहीं हो सकती, पंखों की चौड़ाई ज्यादा होती है, वहां तक की पूरा क्लियर चाहिए तब लैंड होती फ्लाइट। समझ गए? तो वो आप मौसम के हिसाब से मत सोचो, आपके यहाँ की जो भयंकर ठंडक है वो वहां की गर्मी। तो आपको जो लग रहा है समय की, ऋतु की प्रतिकूलता और अनुकूलता, उसका मापदंड आप कहां हो ये नहीं है, कहां पहुंच रहे वहां का ख्याल करो। तो कुंद कुंद यहां रहते हुए, महाव्रत में रहते हुए उस अविरत का ख्याल करो। डिमोशन किसको पसंद है? किसी को लेकिन ऐसे व्यक्ति के जब नापसंद हो तो उस पर प्रश्न तो उठते हैं कि जो अहमे को खलु शुद्ध हो, जब मैं परिपूर्ण हूं, बिगड़ा ही नहीं, सही है। तो आपको ये आशंका क्यों था? इसका मतलब है वो अहमेक को खलु शुद्धो, वो समय सार जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय का इलाज है। और यहां पर जो चर्चा चल रही है ये मुनि अवस्था से ऊपर की चर्चा चल रही है। इसलिए आपको दोनों का एग्जाम्पल एक साथ लागू नहीं पड़ा।
वो जो अहमिक को खलु शुद्ध होता है, वो कुंभ को तो कहते हमारी कोई गलती नहीं है, श्रद्धान में वही है। ये चारित्र संबंधी मोह बोल रहा, इसलिए चिर और अचिर का प्रश्न उठा। और जब वस्तु स्थिति को हमने साक्षात्कार कर लिया, पूरी केरल की प्रक्रिया सब देखा, सब समझ में आ गया कैसे होता है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह मिलता ना, पहले आशंका भाई पता ही वहां राष्ट्रपति क्या होता हो, कैसे होता हो। तो वो लोग क्या करते हैं, 5-7 दिन पहले बुलाते हैं और किसी को नकली राष्ट्रपति बना के बिठाते हैं। कोई उसके जो अर्दली वर्दली कोई कुछ नहीं होते, उसको बिठा देंगे एक कुर्सी पे, और कर्मचारी वहां के राष्ट्रपति बन के वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे वो राष्ट्रपति हो, लेकिन उसके साथ राष्ट्रपति का लाव लश्कर नहीं होगा, उसके कपड़े लत्ते नहीं होंगे। एक कर्मचारी को वो कुर्सी भी राष्ट्रपति वाली नहीं है, बस बिठा दिया हाँ ये हम। अब आपको यहां से यहां तक जाना है, कैसे जाओगे? ऐसे नहीं, आपको राष्ट्रपति की तरह जाना है कि राष्ट्रपति से ले रहे, वो राष्ट्रपति है कि नहीं, ये अलग चीज। और उसको भी कहते हैं आप हंसी मजाक कोई बात नहीं कर सकते, आपको राष्ट्रपति की तरह व्यवहार करो, भले ही आप राष्ट्रपति नहीं। तो आपको अपना जो व्यवहार है उसका पूर्वाभ्यास करना। ये वो क्षण है कि जब पूर्वाभ्यास हो जाता है तो उस समय आपके मन में सारी आशंकाएं छट जाती हैं। हमें पता है भाई साहब, हम पूर्वाभ्यास में गए थे, हमने सब देखा हुआ है, इसके बाद ऐसा करना होगा, इसके बाद ऐसा करना होगा, उसके बाद ऐसा करना होगा। वहां सारा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सब बैठे हों, लेकिन आप किसी से मिलने नहीं जा सकते, किसी को अलग से विश नहीं कर सकते। यदि करते हैं वो आपको निकाल के बाहर कर, वो किसमें कर सकते हैं, वो आएंगे सबको ऐसे करेंगे, उस समय आप अपनी जगह बैठे बैठे करें। क्यों? आप उस समय राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के अलावा अलग से किसी को सम्मान नहीं दे सकते। वहां पर राष्ट्र का प्रथम नागरिक जब है तो दूसरे किसी को सम्मान नहीं दिया जा सकता। ये लोग सोचें कि जो 3 लोक के नाथ मंदिर में विराजते हुए चाहे कोई मुनिराज आ जाए उनको सम्मान देते हैं, तो आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, जिन मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री को आप अलग से सम्मान नहीं दे सकते। मर्यादाएं हैं, कुछ शिष्टाचार है, कुछ। यहां विषय क्या है कि जो आपने पूर्वाभ्यास प्रत्यक्ष देख लिया, बिल्कुल साहब ऐसा ऐसा हो, तो आपको कोई आशंका होती? जो कुछ उस दिन होना है बिल्कुल निश्चिंत। 6 दिन बाद बुलाया, 7 दिन बाद बुलाया, 7 दिन बाद जाएंगे। यहां गाड़ी पार्क होगी, कोई यही पता नहीं होता क्या ले जा सकते क्या नहीं ले जा सकते। अब मोबाइल अलाउ नहीं, गाड़ी में छोड़ जाए, कोई ने चोरी कर लिया तो भाई वो तो दूर पार्किंग है, कुछ भी हो सकता, ठीक है ना। अब कहाँ जमा करना? अब आपने उसकी रसीद नहीं ली, उसके लिए थोड़े पहले जाना पड़ेगा लास्ट में। माने बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी जो आपको आशंकित करती है। लेकिन यदि आपको पता है, पूर्वाभ्यास आपने देखा है, तो उसके बाद आशंका होती है। आप शांत मुस्कुराते हुए जाते हैं, शांत मन से एक एक काम करते हैं, वो करके चले जाते हैं। सही है कि गलत? कुंद कुंद वह पूर्वाभ्यास सत्र करके आए थे। इसलिए कालकृत अंतर उन्हें कुछ साल अधिक 8 सागर का बता रहा था। सही है। क्या कह रहा हूं, शब्द ध्यान दीजिए। कालकृत कैलेंडर उनको बता रहा था कि आपका जो मोक्ष है 8 साल। वह कुछ साल अधिक 8 सागर में होगा। सचिन समझ रहे हो? ये कौन बता रहा था? ये दूरी और देरी कौन बता रहा था? कैलेंडर बता रहा था।
लेकिन अब कुंद कुंद को नहीं लग रहा था अचिरेण देरी क्या है, कोई देरी नहीं, कोई देरी नहीं, कहां देरी है? आकुलता की बात क्या है? वो जो आकुलता को उत्पन्न करता है वो है चिरपना, और आकुलता निकल जाना वो है अचिरपना। मैंने उस दिन बोला भी था कि इस पे चलेगा, ये विषय उपेक्षा करके निकाल दोगे तो इसकी चर्चा करोगे कब? जब शब्द आएगा, कोई प्रकरण आएगा, तभी तो चर्चा होगी। जब तक आपको किसी कार्य के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो, और कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ आपके मन की आकुलता, व्यग्रता, ये भाव जब पूरी तरह नहीं निकले, वो काम नहीं किया है लेकिन वो काम होते देख करके आपके मन में उस संबंधी सारी आशंकाएं निकल गई। क्या कहा? फिर से विचार करो, कोई हमें हड़बड़ी नहीं है, क्या दूसरी शुरू होगी कि नहीं होगी, ये टेंशन मत समझे। जो विषय है कम से कम वो तो क्लियर कर लो, विषय पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अगली कर लेंगे, हमें क्या टेंशन। हमें ना यहाँ अटकने का मोह है और ना अगले की जल्दीबाजी है। जो विषय है उसको शांति से, तसल्ली से समझने का भाव है, और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो ये चिर शब्द और अचिर शब्द, ये देर और जल्दी का वाची है, ये काल का विशेषण है कि आपके परिणामों में मोह, चारित्र संबंधी मोह जो आकुलता उत्पन्न करता है, ये उसके अभाव का विशेषण, उसी के अभाव। यहाँ तो काल का दिया, काल के साथ दिया ना, काल का विशेषण है क्या नहीं? ये काल का विशेषण नहीं है, इसके माध्यम से कहा गया, लेकिन इसका जो चिर और अचिरपना है वो आपके अंदर की आकुलता और चारित्र संबंधी मोह की व्यग्रता का सूचक है, उसके फंक्शन का सूचक है, वो कितना काम कर रहा है। आपको प्लेटफॉर्म पर सूचना मिल गई, ट्रेन 2 घंटे लेट, 2 घंटे माने 2 घंटे, 160 मिनट, 120 मिनट, 120 मिनट, आप शांति से बैठ सकते हैं। और कोई 10 बार उठ के यूं देख के, और कोई आती तो देखे, अरे पटरियां हैं तो चलेंगी, मुद्दा तो तुम्हारी ट्रेन है। कोई भी ट्रेन आती दिख रही, उधर पे देखते फिर एकदम भागते हो, धड़धड़ आती निकलती, अरे ये तो रुकी ही नहीं रुकी तो आप धूल खा गए, रुकी, देख भाई साहब कौन सी, भाई साहब कौन सी, क्यों यार टेंशन कर रहे हो? जब वो इसी प्लेटफॉर्म पे आना है और 2 घंटे बाद आना है, शांति से बैठो ना। ये जो आकुलता है, ये जो व्यग्रता है, ट्रेन रास्ते में लेट हो रही होती है कई बार। अब आप बार बार मंत्री से लेके संतरी, सरकार सबका उद्धार करते रहते हैं, सबको भला बुरा कहते हैं, ये क्या है? ये आपके चरित्र की कमजोरी है कि रेल लेट होने की व्याख्या है। ये काल के कारण हो रही है कि आपके चरित्र के कारण हो रही है? जो आप रेल मंत्रालय को गालियां दे रहे हो, ये काल के कारण है, रेल लेट होने के कारण है कि आपके चरित्र की विशेषता है? तय करके बताओ मुझे। काल के कारण है तो उस ट्रेन में जितने लोगों को चढ़ना है, जितने लोग चल रहे हैं, सबके लिए ही लेट है। कोई आपके लिए अलग से एक डिब्बा तो काट के लेट कर नहीं दिया, या आपकी सीट काट के तो अलग कर दी नहीं। सबको वो क्यों नहीं हो रहा? ट्रेन लेट है ये सही, टाइम टेबल के अनुसार वो नहीं चल रही है, सब सही, लेकिन क्रमबद्ध के विरोध में नहीं चल रही है, उसके क्रमबद्ध में आज ऐसे ही पहुंचना था, समझे? अब उसमें जो आकुलता है
वह अलग अलग लेवल पे अलग अलग व्यक्तियों को हो, जिसके चारित्र संबंधी मोह की प्रणति जिस तरह की उदय में है, जैसा अनुभाग चल रहा है, उस अनुभाग के अनुपात में, चूंकि वो तो कर्माधीन वहां पराधीन चिंतन वाला है ना, स्वाधीन चिंतन है का, तो उसका वैसा परिणाम चल रहा है। कोई जोर जोर से बड़बड़ा रहा है, कोई लिख रहे हैं सोशल मीडिया, मंत्री को टैग कर, क्या देखता है? अरे भाई अभी तो फिर भी कम होती है, पहले तो लेट होना कोई अटपटी बात नहीं थी, टाइम पे निकल जाए तो बड़ी अटपटी बात। ट्रेन टाइम पे है, आज टाइम पे निकल गई, ये अटपटी बात थी। तो मैं किसी काल की या किसी सरकार की समीक्षा या किसी को प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, तो एक बात बता रहा हूं कि वो ना तब क्रमबद्ध से विपरीत चली, ना अब क्रमबद्ध से विपरीत चली। समझे? टेक्नोलॉजी क्या हो गई वो मुद्दा नहीं है हमारा। हमारा मुद्दा ये है कि आपके परिणामों में आकुलता कम या ज्यादा, उसकी अभिव्यक्ति कम या ज्यादा, वो क्यों हो रही है? हमारा मुद्दा तो ये है। यहां ये जो चिर और अचिर विशेषण है, ये उस आकुलता का वाची है, ये काल द्रव्य के प्रणमन का वाची है। तुम्हारा मोक्ष 8 सागर और इतने साल बाद होगा, ये इसका वाची नहीं। ये 8 सागर के समय को कम कह रहे हो, ऐसा नहीं। अभी मैंने सुना, बाकायदा सुना, दोपहर कोई विद्वान बता रहे थे, नाम बताना मेरा काम नहीं, वो बता रहे थे, अरे अनादि अनंत संसार में, इस अनंत संसार में कुछ सागर होते क्या, वो तो जल्दी ही है। अरे भाई ये ना जल्दी है ना देर है, ये जल्दी या देर का वाची ही नहीं। वो क्या परिभाषा है जल्दी और देर की? जिसके प्रति मोह जितने ज्यादा होगा वो उतनी देर लगेगी, और जिसके प्रति मोह जितना कम होगा उसमें उतनी देर वाला फीलिंग नहीं आएगी। ये तुम्हारे अंतरंग के परिणति का थर्मामीटर है। ये चिर और अचिर तुम्हारे अंतरंग की परिणति को बताता है, ये काल की परिणति को नहीं बताता, जबकि लिखा है काल। कैलेंडर के हिसाब से वो काल का विशेषण है, लेकिन इसमें चिर और अचिर पर तुम जल्दी ही पाओगे। ये दिलासा जो दी जा रही है, किसको दी जा रही है? कैलेंडर को दी जा रही है, घड़ी को दी जा रही है, या व्यक्ति की आकुलता को दी जा रही है? क्या आकुलित मत हो भाई, थोड़ा धैर्य रख, सब्र रख, क्यों इतनी हाय मचा रखी? ट्रेन को दी गई आज तक दिलासा, चिंता मत कर पहुंच जाएगी तू, तुम बताओ दी गई? वो जो स्टाफ चलता है ना, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी होती। अब वो पहले ट्रेन 8 घंटे में झांसी पहुंचती थी, दिल्ली से खुली 8 घंटे में झांसी पहुंची, तो कहा जाता था ये स्टाफ जो चल रहा है या दिल्ली से झांसी उतर जाएगा। अब पता चला 8 घंटे में मथुरा पहुंची। मेरे साथ सही में हुआ था। यूपी संपर्क क्रांति में यहाँ से बिल्कुल सही 8 बजे ट्रेन चली, सुबह 4 बजे झांसी से अगले स्टेशन पे उतरना। अब एसी कुछ पता नहीं चला, तेज ठंड के दिन थे, भयंकर कोहरा वोहरा हो रहा हो। हम तो सो गए, ना गप्पे मारना कुछ करना, भैया सो जाओ, सुबह 4 बजे उठना है। तब भी नींद नहीं खुली, नींद खुली 5:30 बजे। अरे 5:30 बज गए। अब जो ये 5:30 बज गए तो बज गए भाई, घड़ी है वो, झूठ नहीं बता रही, लेकिन जो आकुलता हो रही वो काहे की हो रही? अरे हमारा तो स्टेशन निकल, हमें तो वहां उतरना था। अब फटाफट में उनका कहीं खड़ी तो है ट्रेन, देखा क्या, यदि वो ही हो तो भैया सामान उठाओ जल्दी उतरे, सामान भी बहुत, समझ गया? अब देखा बड़े, अब वहां बाहर पूरी सफेदी दिख रही कोहरे की, एकदम धुंध, बड़ी मुश्किल से दिखा कि मथुरा जंक्शन है,
हो सकता गलती से कहीं और लिखा हो या मैंने गलत पढ़ा हो। कुली उली से पूछा, भाई साहब मथुरा कहीं ट्रेन लौट के आ रही है जा रही, ये भी तो जा रही दिल्ली से आ रही, वो दिल्ली से आ रही, वो 8 बजे की चली, सुबह 5:30 बजे मथुरा, इतनी लेट। कहते भाई साहब ये कोहरा देख रहे, ड्राइवर क्या करे, जब दिखेगा, जितना रास्ता समझ में आएगा, जितने सिग्नल मिलेंगे उतने ही तो चलेंगी। जब आगे की ट्रेनें सब खड़ी हैं कोहरे में, वो नहीं चल पा रही, तो एक दूसरे पे चढ़ जाए। अब देखो वस्तु स्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही है। आप कह रहे मौसम परिस्थितियां, ट्रैक खाली होना, बिल्कुल सही चल रही, ड्राइवर ने कोई प्रमाद नहीं किया। लेकिन हमने देखा कि आगरा स्टेशन आते आते सारा स्टाफ उतर गया। ये क्यों? भाई साहब टाइम ओवर हो गया, हमें तो सुबह 4 बजे उतरना था, अब तो 6:30 बज रहे, ओवर टाइम और लगे। अब बताओ वो स्टेशन के हिसाब से सही उतरे क्या? ओवर टाइम उनका मांगना सही है कि नहीं? सही। अब सबकी अलग अलग व्याख्या। भाई तेरी ड्यूटी, तेरा चार्ट, अगले को चार्ट मिलना है झांसी से, उसे आगरा से चार्ट ही नहीं मिलना। पहले तो चार्ट में होते थे ना, आज जैसे ऑनलाइन वाला सिस्टम, टैबलेट वाला सिस्टम नहीं था, तो वो चार्ट में मिलाएगा कौन कहाँ बैठा। अब वहां से कौन बैठना है उसके पास है, इसको पता ही नहीं। अब ये चार्ट सौंपे तो सौंपे किसको? तो भैया तू ओवर टाइम कर, चाहे कुछ कर, झांसी उतरना है। अब बताओ इसमें चिर और अचिर क्या है? आपकी अपनी आकुलता ही चिर अचिर है, बाकी सब परिणमन स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में बिल्कुल परफेक्ट। आपको ही चलाने को कह दिया जाए कि चलो बैठो ड्राइवर के साथ, बताओ कैसे चलाएं, तो आप तो इतना भी नहीं चला पाओगे। वो यहां तक ले तो आया, वो 150 किलोमीटर ले तो आया, तुम तो इतना भी नहीं चला पाओगे। देखो परिस्थितियां भिन्न उत्तर दे रही और टाइम टेबल भिन्न उत्तर। ये टाइम टेबल है, काल शब्द टाइम टेबल का। लेकिन जो देरी लग रही है आपको, ट्रेन लेट करके जो बेचैनी लग रही है, वो आपकी आकुलता के कारण लग रही है। ट्रेन डिपार्टमेंट कह रहा बिल्कुल सही है भाई साहब, एक्सीडेंट नहीं हुआ, इससे तेज चलते तो देखो आगे 3 एक्सीडेंट पड़े, तुम भी यहां पलटे पड़े होते, अच्छा होता। अरे भाई साहब तो ये इसका मतलब आप हाँ या ना जो भी कह रहे हैं वो किसके आधार पे कह रहे हैं? अपनी आकुलता। आकुलता के आधार। जब अपनी सुरक्षा दिखती है, जान बचती दिखती है, तो आप उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। और काम बिगड़ता दिखता है तो उसी चीज पे गाली देते। ये जो मोह है, ये चिर का मतलब वो मोह है। ये प्रमाण है कि कुंद कुंद ने अपने मोह पर, चारित्र संबंधी मोह पर विजय प्राप्त कर ली थी, उससे अब व्यथित नहीं होता। चारित्र की जो स्थितियां चल रही हैं वो चल रही हैं, पर वो मोह से प्रेरित होकर नहीं चलती। अब उन्हें किसी समंदर के पास जाने की जरूरत है। अरे तो अभी समय पे ही होगा, लेकिन आकुलता नहीं। समझ गए? ये कितना गजब का पॉइंट। ये अचिरेण कालेण का मतलब आज का, अरे भाई साहब है कितना, थोड़ी देर बस जरा सा। ये दिलासा नहीं है, ये दिलासा नहीं है, उनकी अंतरंग परिणति है। जिसमें अभी तक देरी का विकल्प सता रहा था, वो देरी का विकल्प इस भाव या अगले भाव या तीसरे भाव, ये विकल्प समाप्त। समझ रहे हो? ये है अचिरेण कालेण। और जो पावदी शब्द है, थोड़ा सा इस पर भी बता दे। पावदी पाएगा कि पा रहा है, जब कुछ समय बाद
तो पाएगा होना चाहिए ना। यदि ये अचिरेण काल का वाची होता तो यहाँ पावदी में पाविसदी, भविष्य का पावी हिदी, प्राकृत में दो ही रूप बनते, या तो पावसदी या पावी हिदी। ही विकरण लगता है, डबल सा लगता है। अर्थ होता पाएगा, पाएगा या पा लिया है, पा रहा है। पावदी माने तो वर्तमान। पावदी ये वर्तमान काल का, ये भविष्यत काल का रूप नहीं है। मीन्स कुंद कुंद को मोक्ष जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उसकी निराकुलता, उसके प्रति सहजता, वो मैं पा चुका हूं, मुझे पाना नहीं है। वो आज प्राप्त है। आई हैव अचीव्ड। ये डिक्लेरेशन है कुंद कुंद का। काल के क्रम में, कैलेंडर के क्रम में कब ये पर्याय दिखेगी, लेकिन मेरे लिए वो पर्याय साफ दिख रही है। उसकी निराकुलता मुझे साफ दिख रही है। उसकी जो आकुलता थी, जो व्यग्रता थी, वो मेरी समझ थी। इसलिए पावदी का प्रयोग किया, पाविसदी का प्रयोग। यदि काल का अर्थ कालवाची हो और भविष्यत काल हो, तो भविष्यत काल में तो भविष्यत काल की क्रिया का ही प्रयोग होना चाहिए। वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग कैसे किया? जब बात ही सिद्धांत की नहीं, कुंद कुंद की है, तो फिर कुंद कुंद पे ही लगाओ ना। उनने अपने वो जो और सो अन्य पुरुष में भले ही कहा, लेकिन पावती पाली हो चुका। उस काम की अब चिंता नहीं थी। चिंता चारित्र संबंधी मोह, वहां चारित्र की कमियां, राग द्वेष तो अभी भी चल रहे हैं, परिणतियां, लेकिन जो मोह से प्रेरित था, जो मुझे चारण रिद्धि का प्रयोग करके सीमंदर के पास तक ले जा रहा था, वो उसको तो हमने पा लिया जो पाना था। अब काल क्रम में कब क्या घटित होना है वो हो। हम लोग बच्चे थे तो बड़े विचित्र हरकतें करते थे। देखो भाई, सच्ची सच्ची बात बताएं, आप लोग हंस लेना चाहे कुछ कर लो। आज जैसे कार्बाइड के पके आम तो होते नहीं, पेड़ से तो भाई कच्चे टूट जाते थे, थोड़े गदराए हुए ऐसे। पूरे पके तो रेयर ही हो मिलते थे, और जो पका पेड़ लगे लगे सड़ जाते थे। कभी कुछ होता था, गिर के फूट गए, कौन खाए वो जमीन का फूटा हुआ। तो लोग कोशिश करते थे थोड़े तोड़ लो फिर पकाए, तो बाजार में गदराए हुए आम लाते थे, थोड़े कच्चे आम लाते थे। तो हमारे यहाँ गाय भैंस थी, तो हम क्या करते थे, पीतल की एक बड़ी सारी टंकी थी लंबी, उसमें भरते थे भूसा। अब भूसा की एक लेयर लगाई, फिर आम की एक तह लगाई, फिर भूसा डाला इतना, फिर आम की तह लगाई, फिर भूसा डाला, आम की तह लगाई, फिर उसके ऊपर मोटा कपड़ा बांध दिया। पता तो सबको है, लेकिन बड़े लोग 8 दिन चुप रहो, 8 दिन बाद आम निकालेंगे और खाएंगे। बढ़िया पके हुए मीठे आम मिलेंगे। अब जो खोलते थे 8 दिन बाद, तो में आधे ही ज्यादा सड़े निकलते। अब उनका कैलकुलेशन खराब नहीं था, ये हम लोगों की खुरापात। बार बार लेके आते, दिन में 10 बार हाथ डाल के, अब वो गर्म हो ही नहीं पाए, हवा लगती रहे, सड़ जाते। कभी नाखून मार दिया, दबा के देख लिया, कुछ कर ली, सड़ेंगे नहीं तो क्या। चोरी छुपे करते थे, निकालते, कभी नीचे गिर गया तो सड़ गए, चोट लग गई। तो जब यदि घर के लोगों जिनको पता है, वो रखने के बाद 8 दिन तक निश्चिंत रहेंगे, और हम हर आध घंटे में देख देख के व्याकुल रहते थे। हाँ, ये थोड़ा हो गया, ये थोड़ा दबने लगा, क्या है ये, थोड़ा दबने लगा तो अभी मीठा नहीं हो गया है, उसे छेड़ो मत, उसे उसका समय लेने दो। तुम अपने मन को उसके समय के साथ सेट करो, क्रमबद्ध के साथ सेट करो।
यदि क्रमबद्ध के साथ अपनी मानसिकता सेट नहीं की तो आकुलता की सिवा और कुछ नहीं होगा। सेट करो उसको, यही तो सिखा रहे हो। क्या सिखा प्रश्न कर सकते हैं इसका मतलब कुंद। अरे भाई एक बात बताऊं, वो श्रद्धान संबंधी मोह नहीं था, चारित्र संबंधी तो रहेगा। क्यों? क्योंकि संजुलन लोभ की परिभाषा ही है। बताया आपको, बताया था। संजुलन लोभ की परिभाषा है कि मुझे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। वो चक्रवर्ती पद नहीं मांगता, 9 निधि 14 रत्न नहीं मांगता, साम्राज्य विस्तार नहीं मांगता, 96,000 रानियां नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। कितना मांगता है? जल्दी मोक्ष की। संसार में ज्यादा नहीं। ये चारित्र संबंधी मोह है, दर्शन संबंधी मोह है। क्रमबद्ध का विरोध वो दर्शन संबंधी मोह है। एक और क्रमबद्ध का श्रद्धान भी है, लेकिन वो श्रद्धान में तो पक्का है, लेकिन चारित्र में कच्चा। चारित्र में मोह हावी जब तक रहता है तब तक वो आपके चारित्र को डिस्टर्ब रखता है। क्या आपको पता नहीं है कि ट्रेन 2 घंटे बाद आई हो, 2 घंटे लेट माने कितना होगा? सब पता है। वो श्रद्धा में गड़बड़ नहीं है, मुझे पता है आएगी इतनी बजे, तो फिर क्यों देख रहा है जाके? क्या करें, मेरी व्यग्रता है, जाना है या कोई काम नहीं धंधा नहीं, क्या करें, वही देख रहे। समझिए, ये इस व्यग्रता को जो दूर करता है वह श्रद्धान का पक्ष नहीं, वह चारित्र का पक्ष है। उस संबंधी मोह है और उसको दूर कर दिया जिस दिन, उस दिन अचिरेण शब्द का अर्थ समझ में आ गया। और जब तक ये नहीं कर पाए तब तक ये अचिरेण शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। भाई साहब अच्छी तरह समझ लो, यदि श्रद्धान में रहा अचिर तो वो कालवाची। यदि आपको क्रमबद्ध की श्रद्धा ही नहीं है तो फिर अचिर शब्द का कालवाची। काल की दृष्टि से पक्का भरोसा है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा। ये व्यग्रता सिद्धांत की नहीं है, ये व्यग्रता चारित्र संबंधी मोह की है। अब समझ में आया? यदि हम चारित्र संबंधी मोह के इस कॉन्सेप्ट को 3 गाथा पहले से नहीं पकड़े होते तो आज इस गाथा का अर्थ क्या करते आप? जरा सोचो और मुझे बताओ कि इसका ये अर्थ किया जाए। भाई साहब ये सीधे सीधे कुंद कुंद क्रमबद्ध के विरोधी कहलाते। कुंद कुंद नहीं था क्रमबद्ध का सिद्धांत। अरे आपने सिद्धांत को चारित्र में कैसे जोड़ लिया? क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। हर समकिति को इसका दृढ़ सिद्धांत होता है, तो वो रोटी क्यों खाता? मुनिराज को दृढ़ श्रद्धान है तो हार लेने क्यों जाते? सब अपनी अपने आयु कर्म से जीते हैं, किसी के बचाए बचते नहीं, किसी के मारे मरते नहीं, तो ईर्ष्या समिति का पालन काय वो करते हो? ये चारित्र संबंधी मोह का रक्षण कर रहे हैं, वो दर्शन संबंधी मोह का नहीं कर रहे हैं। आप दो में अंतर ही करना नहीं जानते। दर्शन संबंधी मोह की दोष को चारित्र के मोह पे लगाते हो आप। वो जो करुणा है वो चारित्र संबंधी मोह है। क्लियर शब्द आया था, करुणा भावो या नरियत्रियेषु, आया था कि नहीं आया था? वो करुणा भाव, मुनिराजों का करुणा भाव वो चारित्र संबंधी मोह है। लोग तो गीत गाते हैं, भाई साहब मुनिराज परम कारुण्य, प्राणी मात्र पर करुणा करते कहते भले आदमी, इसीलिए तुम्हें श्रेणी आरोहण नहीं। जिस दिन ये चक्कर छोड़ोगे उस दिन श्रेणी आरोहण की विधि समझ में आएगी। ये कोई बहुत आदर्श बात नहीं है। यदि चलनी है और दुनिया पे ध्यान देनी है तो ये बोर्ड और साइन बोर्ड अपने कितने आपके लिए होर्डिंग लगी, इन पे ध्यान देने की जगह चलते समय उन जीवों पे ध्यान दें। आज आप चलते समय हर किसी का ध्यान होता है, क्यों लगाए जाते? जब उन्हें देखना ही नहीं है तो क्यों लगाते हैं बोर्ड? ये लगाते हैं क्योंकि आप देखते हो, और देखते हो इसका मतलब आप ईर्ष्या स्मृति का पालन नहीं करते।
ये चर्य भ्रष्टा है, ये चरित्र के अपने आप को शिरोमणि कहते हैं। लेकिन जिनको ये बोर्ड दिखते हैं, यदि वाकई में आप बोर्ड नहीं देखते होते तो एक गृहस्थ अपना अपना पैसा खर्च करके काहे को बोर्ड लगाते? समझ में आया? आप देखते हैं और यदि चलते हुए देखते हैं तो आप उन करुणा नहीं करते हैं जीवों पर, ईर्ष्या समिति नहीं पालते हैं, इसका मतलब आप अपने चरित्र में अपराध करते हैं। अरे सत्य स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है तो आप अपनी कायरता को विरोध का नाम मत दो। आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं विचार करिए। हम तो चाहते हैं कि आप इस मुनि धर्म पर दृढ़ हों, इसकी गरिमा को समझें, इसका पालन करें। हम भी आपकी पूजा करने आए। समझ गए? जब आपको ही अपने धर्म की चिंता नहीं है तो हम क्यों करेंगे? हम क्यों परेशान? हम क्यों माने, क्यों पूजे? पहले आप तो चिंता करना सीखो कि आप कौन हो और आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है। उस पर दृढ़ होके तो दिखाओ, दुनिया अपने आप पीछे आएगी। आप चापलूसों को, फालतू के लोगों को, इनको आप अपना भक्त मानते हो। आप भक्ति वो है कि जो सत्य को पहचानती है, वो भक्ति। जिसे सत्य का ही पता नहीं है वो काहे का भक्त है? वो तो स्वार्थों के भक्त है। महाराज पीछे लगा दो, कुछ कल्याण हो जाए। अरे हमारे महाराज जरा दुकान में पैर लगा दो, घर में पैर लगा। क्या होता है पैर लगाना है? समझ गया? ये जो सब मिथ्यात्व फैल रहा है, इसमें श्रेय आपका ज्यादा है। आप बढ़ावा दे रहे हैं इनको। आपको तो समझाना चाहिए भैया इन चीजों से कुछ नहीं होता, प्रत्येक वस्तु का परमन स्वतंत्र है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। वीतराग भगवान है हमारे, रागी नहीं है, वो किसी का भला बुरा करते नहीं है। आपको ये सिखाना चाहिए। आप उल्टे मंत्र तंत्र टोना टोटका ज्योतिष वास्तु ये सब सिखाते हो। समझ गया? ये सब करते हो, ये अपराध है। अपराध और कुछ नहीं है, इसके लिए दूसरा कोई विशेष नहीं। और ये अपराध भी मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुंद कुंद की बात कर रहा हूं। कुंद कुंद की दृष्टि में अवगत राधो जो खलु, तुमने अपने आत्मस्वरूप को, अपने धर्म को, एक मुनि धर्म और एक आत्मा, इन दोनों को भुलाए हुए, इसलिए अपराधी हो। जिन शासन में अपराधी कौन? जिसने जिन शासन के विरोध में काम किया और अपने स्वरूप को भुला के काम किया। तुम्हारा धर्म क्या था उसको भूल गए थे, ये अपराध। मुनिराज को हम नहीं मानते कि लौकिक कानूनों के बंधे हैं वो। उनकी दृष्टि से ना वो निरपराध है ना अपराध। समझिए? आपका संविधान ये मुनि धर्म है। ये मुनि धर्म की शपथ लेते हैं यदि आप, तो मुनि धर्म के आलोक में अपने आप को अपराधी या निरपराधी सिद्ध कीजिए। आप आत्मा की विशुद्धि की शपथ लेते हैं, आत्म साधना की शपथ लेते हैं, तो तय करिए आपके परिणाम कितने सुधरे। कहां है आपके परिणाम? कसाएं कितनी घटी हैं आपकी? पर की चिंता कितनी मिटी है आपकी? नहीं मिटी है तो आप अपराधी हैं। अवगत राधो जो खलु चेदासु हवदि अपराधो, तुमने अपने आत्म स्वरूप को, अपने धर्म को बुलाया, इसलिए अपराधी। समझ रहे? ये अपराध जो है ये दर्शन संबंधी मोह का है, ये मिथ्यात्व का अपराध, ये चारित्र संबंधी। कुंद कुंद जिनकी चर्चा कर रहे हैं ये चारित्र संबंधी मोह की चर्चा, दर्शन संबंधी मोह की चर्चा। मुनि धर्म में दर्शन संबंधी मोह की यदि चर्चा आ जाए तो मुनि धर्म ही नहीं रहा, तो उस पर उसके अपराध की बात कहां रह गई? वो तो चर्चा के योग्य नहीं रहा। समझे? इसलिए ये अचिरेण कालेण ये बड़ा सात्विक प्रयोग है, लेकिन इसकी गहराई को, इसके मर्म को पहचानना पड़ेगा। जब तक आप जानते हुए भी आकुलता पर विजय प्राप्त करना नहीं जानते, व्यग्रता को जीतना नहीं जानते, तब तक आप अपराधी हो। वह अपराध मत करो। इसके लिए कहा पावदी अचिरेण कालेण। पावदी आपको अभी पाना पड़ेगा। अचीवमेंट कब हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो अभी होना चाहिए। आकुलता अभी खत्म करनी पड़ेगी। विशेष चर्चा।